हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करवाई थी, जिसमें हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना कवर करा रहे थे। अभी तक हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों को कवर कर चुके हैं। साथ ही हमने बताया था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, हमने उसको कई परतों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्राचीन सिद्धांत स्वेज महोदय के द्वारा दिया गया, जिसमें सियाल, सीमा, नीफे के बारे में हमने वर्णन किया। और फाइनली हमने बताया था आधुनिक सिद्धांत, जिसके आधार पर पर्पटी, मेंटल और क्रूड दो पार्टों में डिवाइड किया है। लेकिन हमने एक सबसे आधुनिक सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी की परतों को हम 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, या आप इसको 6 पार्ट भी कह सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परपटी, ऊपरी परपटी और निचली परपटी, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल या आंतरिक मेंटल भी इसको कहते हैं, एक आपका बाहरी कोर या और आपका आंतरिक कोर। तो ये हमने आपको बताया था। साथ में हमने इनके मध्य में, यानी कि जो आपका परपटी है, ऊपरी परपटी और निचली परपटी, इनको डिवाइड करने वाली जो रेखाएं हैं, ऐसी 5 रेखाएं हैं, सभी सीमाएं हमने आपको करवा दी हैं। साथ ही हमने प्रारंभ किया था कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं, उनके आधार पर तो जानकारी जुटाते ही हैं। क्या आपको पता है वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी जानकारी जुटाने में सक्षम हुए हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि कितने प्रकार की हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं। हमने बताया भूकंपीय तरंगें क्या हैं। 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगें, एक हमने बताया भूगर्भिक तरंगें, जिसमें हमने आपको बताया था पी तरंग और आपका एस तरंग, यानी कि प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड तरंग, जिसका नाम है धरातलीय तरंग। जी हां, धरातलीय तरंगों को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लव तरंगे और एक को हम रेले तरंगे, जिनको एल तरंग और आपका आर तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये धरातलीय तरंगें होती क्या हैं, तो बस इतना समझना है कि जो धरातलीय तरंगें है ना, ये धरातल जो है, हमारा जो ठोस पार्ट है, इस धरातल पर ही गमन करती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगें कहते हैं। जिसमें हमको प्रमुख रूप से लव तरंग के बारे में पढ़ना है। इनकी जो गति है वो आप याद रखिएगा कि पी तरंग और एस तरंग के बाद जो धरातल पर गति करती है तीसरी तरंग, उसका नाम है हमारा लव तरंग। ये 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही हमारा गति करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे घातक, सबसे विनाशकारी तरंगे अगर कोई है तो धरातलीय तरंगे ही हैं। और धरातलीय तरंगों की वजह से ही पृथ्वी पर आप भूकंप आने पर जितनी तबाहियां देखते हैं, वो केवल और केवल हमारी एल तरंग की वजह से है, लव तरंग की वजह से। जीवन में भी आपके तबाही तभी प्रारंभ हो जाती है जब आप लव कर बैठते हैं। तो चलिए, ऐसी हमारा एक तरंग और है रेले तरंग के बारे में इतनी जानकारी आपको लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर हम विश्लेषण पर पहुंचेंगे फाइनली कि हमने पी तरंग को पढ़ा, हमने एस तरंग को पढ़ा, हमने एल तरंग को पढ़ा। आखिर हमने इन तरंगों की विशेषता पढ़ने के बाद हम इनसे आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे जुटा सकते हैं। तो देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के आप अंदर चले गए, मतलब मैंने इसको गड्ढा कर दिया, खोद दिया, मैं सेंटर पॉइंट पे गया, तो जहां से भूकंप उद्गम होता है, जहां भूकंप आता है, स्टार्ट होता है, तो उसको कहते हैं भूकंप उद्गम क्षेत्र। जहां भूकंप उत्पन्न हो रहा है उस एरिया को भूकंप उद्गम क्षेत्र कहते हैं। यहां से अब ये भूकंप चारों दिशाओं में फैलता है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक उदाहरण दे रहा हूं, उससे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप देखिएगा, आप घर में बाल्टी या कोई कटोरा पानी का भर लीजिए, एक छोटा सा पत्थर लीजिए, या नदी वगैरह में आपके पास जैसी भी सुविधा है, आप कहीं तालाब के किनारे या नदी के किनारे या कोई आपका बड़ा सा नाला भी है, तो वहां पर भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अदरवाइज तो घर में बाल्टी में पानी भरिए, कटोरे में पानी भरिए और आराम से क्या करिए, या टब में पानी भर लीजिए और एक कंकड़ लीजिए और उस कंकड़ को ऐसे करके छोड़ दीजिए। जैसे ही आप पानी में उस कंकड़ को छोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि लहर जो उत्पन्न हुई है वो एक साइड उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि लहर की गति कैसी रहेगी, ऐसे झन ऐसे करके रहेगी। मतलब वो जो लहर है वो चारों दिशाओं में चलेगी। ऐसे ही हमारा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये साइड में एक वीडियो लगा रहा हूं, इसको आप देखिए। तो जैसे ये क्षण हुआ है ना,
ये अब हम समझते हैं जैसे ये छन्न हुआ है तो ऐसे ही हमारी चारों दिशाओं में पृथ्वी के अंदर भी क्या है, हमारी जो हमारी वेव्स हैं, जो हमारी तरंगे हैं वो गति करती हैं। इन्हीं को हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं, जिनके कारण हमारा भूकंप आते हैं। और विश्लेषण में हम ये सारी बातों को समझेंगे। ये जो हमने अभी विशेषता बताई कि पी तरंग कहां से गुजर सकती है, एस तरंग कहां से गुजर सकती है, इनको हमने जो हमारा भूकंप लेख होता है ना, भूकंप को आलेखित करने वाली एक जो पैमाना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। उस सिस्मोग्राफ पर हमने पी, एस और एल तरंगों की जो लाइनें हैं या उसकी बारंबारता है या उसकी गति है उसको नोट किया है, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने इन सारी जानकारियों को जुटाया है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हमारा थ्योरी के माध्यम से। तो आई होप आपको प्रॉपरली सारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा धरातलीय तरंगे क्या हैं। वे भूकंपीय तरंगे जो धरातलीय कंपन से उत्पन्न होती हैं। जब धरातल में कंपन पैदा होता है तो कंपन पैदा होने पर ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, अतः धरातल के साथ साथ चलती हैं। इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये धरातलीय तरंगे कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की ये तरंगे हैं, एक एल और एक आपका आर। 2 प्रकार की ये तरंगों को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल तरंग की। आर तरंग हमारे लिए पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल तरंग की हम बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, लव तरंग भी कहते हैं। तो देखिए, भूकंप के दौरान पी तरंग और एस तरंगों के बाद धरातल पर यही उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, धरातल पर ये पी तरंग और एस तरंग के बाद पहुंचती हैं या धरातलीय क्षेत्र पर ही इनकी उत्पत्ति होती है। ये आपको थोड़ा समझ लेना है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और, ये जो एल तरंगे हैं ये केवल और केवल हमारा धरातल पर ही चल सकती हैं, और मतलब ठोस अवस्था में धरातल पर ही, और कहीं पर ये हमारा गमन नहीं करेंगी। इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव तरंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये तो आपको नोट कर लेना चाहिए। अतः इनकी गति कितनी होती है? 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखिएगा, ये सर्वाधिक घातक और विनाशक होती हैं, जैसे कि आपके जीवन में भी आप महसूस कर पाएंगे। धरातलीय तरंगों में एक तरंग आर तरंग या फिर रेले तरंग भी होती है। तो इतनी जानकारी आपको तरंग के बारे में रखनी है। अब हमने पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग तीनों तरंगों की जानकारी ले ली है। अब हम इनका विश्लेषण करके देखते हैं कि क्या वाकई में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के माध्यम से हम जानकारी जुटा सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए विश्लेषण कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, भूकंपीय तरंगे भूकंप के उद्गम क्षेत्र से सभी दिशाओं में गमन करती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बताया था कि जैसे ही हमारा ये भूकंप का केंद्र है तो ये चारों दिशाओं में फैलेगी, चारों दिशाओं में फैलती है, एक दिशा में नहीं फैलेगी बल्कि चारों दिशाओं में गमन करती हैं। इनकी गति और दिशा, पॉइंट टू बी नोटेड, इन तरंगों की गति कितनी होगी और दिशा कितनी, मतलब कौन सी साइड में ये गमन करेंगी, ये तय करता है पृथ्वी का आंतरिक भाग की संरचना या फिर उसका माध्यम। क्योंकि ठोस, तरल और गैसीय अवस्था इनको क्या करती है? प्रभावित करती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उसकी अवस्था, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है, गैसीय है या फिर तरल अवस्था है, ये तरंगों की गति को प्रभावित करेगी और तरंगों की दिशा को भी प्रभावित करती है। आगे देखिएगा, जैसे आंतरिक भाग के अंतर्गत आप जाएंगे, पृथ्वी में मैंने बताया था परपटी का घनत्व, याद करिए जो मैंने पॉइंट समझाए थे। पृथ्वी का घनत्व 2.7, मेंटल का घनत्व बढ़ जाता है 3 से 4 हो जाता है। मैंने बताया था 3 से 4 सेंटीमीटर की क्यूब हो जाता है। और जैसे ही आप क्रोड में पहुंचेंगे तो महाराज कितना, 11 से 12 सेंटीमीटर की क्यूब, इतना घनत्व हो जाएगा। तो इसका मतलब घनत्व जैसे जैसे हम अंदर बढ़ रहे हैं पृथ्वी के, क्या हो रहा है? घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा तो वैसे वैसे इनकी गति में भी वृद्धि होती है। किनकी गति में? तरंगों की गति में। अगर आंतरिक भाग में जाएंगे तो वो ठोस ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो जैसे जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड तरंगों की बढ़ेगी। आगे आ जाइए। इस प्रकार से सतह से गहराई की ओर जाने पर, यानी कि लगभग 35 किलोमीटर में जब आप जाएंगे तो पी तरंगे और एस तरंगों में लगातार वृद्धि देखी जाएगी। हाँ या ना? यानी कि जैसे अगर यहां पर नोट करेंगे, पी तरंगे यहां पर हैं तो इसका मतलब इनकी गति थोड़ी सी धीमी होगी, लेकिन जैसे यहां पर आएगी 35 किलोमीटर तक
तो 35 किलोमीटर से बात तो घनत्व बढ़ने लग जाता है, और यहां पर इनका घनत्व बढ़ने से इनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। इससे ठोस अवस्था के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ वाक्य में नीचे क्या है, ठोस। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि एस तरंग तो केवल ठोस अवस्था से ही गुजर सकती है, और अगर एस अवस्था यहां पर प्राप्त हो रही है तो मतलब नीचे तक क्या है, ठोस अवस्था है। और पी तरंग मैंने बताया था कि ठोस अवस्था में तो तीव्रता से गति करने लग जाती है। आगे देखिएगा आगे देखिए जरा फास्ट। परंतु 35 किलोमीटर के पास जाने पर अचानक से वृद्धि होती है, जो कि मोह की असंबद्धता रेखा को डिनोट करती है। आप देखेंगे कि पी तरंग में अचानक से वृद्धि हो जाती है, और पी तरंग में अचानक से वृद्धि होने का मतलब है कि इसका घनत्व बड़ा है, और इसका घनत्व जिसको बड़ा है तो मैंने बताया था इस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं कि जो परपटी और मेंटल को डिवाइड करने वाली सीमा है उसको हम मोह की असंबद्धता रेखा कहते हैं। इसीलिए हमको पता चलता है कि भाई यहां पर तो थोड़ी सी गड़बड़ है, इसका मतलब यहां पर तो घनत्व ज्यादा रहा होगा, तो ठोस अवस्था के प्रमाण मिलते हैं। आगे देखिएगा, अतः 2900 किलोमीटर तक की पहचान अधिक घनत्व वाली परत के रूप में हमने कर ली है। यानी कि 2900 किलोमीटर तक हम ये जान चुके हैं कि यहां पर घनत्व बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। आगे देखिएगा, परंतु 100 से 200 किलोमीटर यानी कि ये बात कर रहा है ऊपरी मेंटल की, 100 से 200 किलोमीटर की क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अचानक से तरंगों की गति में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। कमी क्यों आ रही है, यानी कि एस तरंगे तो लुप्त होने की कगार पर आ रही हैं या कमी आ रही है, और पी तरंगे लगातार कम होती जा रही हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, जहां पर क्या रहता है, जहां पर मैंने बताया था प्लाज्मा अवस्था है, यानी कि ना तो मेंटल पिंगली अवस्था में है पूरी तरीके से, और ना ही वो ठोस है, लिबलिबी अवस्था में है, जिससे यहां के क्षेत्र की प्लाज्मा अवस्था का पता चलता है। मेंटल के नीचे परत के घनत्व में वृद्धि से क्रोड के प्रमाण मिलते हैं। मेंटल के नीचे जाओगे तो अचानक से और घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है तो मतलब कोई दूसरी परत है जिसको हमने क्रोड नाम दिया है। आगे देखिएगा, मेंटल के बाद प्राप्त, ध्यान रखिएगा, मेंटल के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, क्रोड। लेकिन क्रोड को भी दो पार्टों में, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो बाह्य क्रोड में एस तरंग पॉइंट वी नोटेड, एस तरंग विलुप्ति से तरल अवस्था का पता चल रहा है। एस तरंग पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है, इसका मतलब वहां पर तरल पदार्थ हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही पी तरंगों की गति में कमी आई है, मतलब तरलीय अवस्था में ही पी तरंग में गति कम होती है। तो देखिए आगे जरा फास्ट, परंतु अचानक से, लेकिन अचानक से, भाई एस तरंग का तो मामला ही खत्म, लेकिन अचानक से कितने किलोमीटर पर जाने पर, 5051 किलोमीटर जाने पर पी तरंगों में अचानक से वृद्धि हो रही है। अचानक से वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब आंतरिक क्रोड कहीं ना कहीं कैसा होगा, ठोस अवस्था में, तभी तो उसकी गति में वृद्धि हुई है पी तरंग की। खास बात यही है। इस तरीके से यहां की ठोस अवस्था के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार से पॉइंट टू बी नोटेड, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी हम आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं या प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इनको देखिए, ये हमारा क्या है, ये वाला चित्र देखोगे तो ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, और ये हमारा एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। तरंगों का छाया क्षेत्र या भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जहां पर पी तरंग या एस तरंग नहीं जा पाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं। इसके कारण क्या होता है, यहां पर तरंगों का अभाव पाया जाता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र। फिर समझ लीजिए, जिन क्षेत्रों में पृथ्वी के जिस भाग में पी तरंग और एस तरंग नहीं पहुंच पा रही है, उस क्षेत्र को पी तरंग या एस तरंग का हम छाया क्षेत्र कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। भूकंप का उद्गम क्षेत्र हमारा यहां था, यहां से चारों दिशाओं में हम मतलब एकदम से गति करने लगी। पहले हम पी तरंग को समझ रहे हैं, पी तरंग गति करने लगी तो पी तरंग इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, लेकिन पी तरंग इधर भी आई, इधर भी आई, लेकिन पी तरंग इधर नहीं आई। पी तरंग क्या है, यहां पर थोड़ी सी विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, इसकी गति यहां पर धीमी प्राप्त हो रही है। लेकिन पी तरंग लगातार पार निकल गई, टोटली पार निकल गई। मतलब अरे भाई, ये वाला जो पार्ट था हमने बताया था, साइड वाला जो पार्ट है ये तो बाहरी क्रोड है, और बाहरी क्रोड तो हमारा कैसा है, पिंगली हुई अवस्था में है। तो हमारा ये तो ठोस से भी निकल के जा रहा है, गैसीय अवस्था से भी निकल के जा रहा है, और हमारा तरल अवस्था से भी निकल के जा रहा है। तो यहां गति धीमी पड़ जाती है।
ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या होगा, यहां पर पी तरंगों का अभाव मिलेगा, यहां पर पी तरंगे नहीं मिलेगी, इसलिए इतने क्षेत्र को पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। आप देख सकते हैं जो कि 103 डिग्री के एंगल से लेकर कहां पर मिलेगा आपको, 142 डिग्री के एंगल तक ये आपको मिलेगा और ये पूरा का पूरा छाया क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिएगा जरा फास्ट, हमारा क्या एस तरंगों का छाया क्षेत्र, तो देखिए ये हमारा क्रोड है, आंतरिक और बाहरी क्रोड दोनों हैं। तो तरंगे यहां जा रही हैं उधर जा रही हैं, लेकिन जैसे ही यहां पहुंच रही हैं तो ये तो बाहरी क्रोड पर पहुंच गई, और बाहरी क्रोड तो वैसे ही तरल अवस्था में है और एस तरंग तरल अवस्था में जाके लुप्त हो जाती हैं। इसीलिए ये तरंगे या तो यहां पर जाके लुप्त या फिर यहां से टकराकर इधर की साइड मुड़ जाएंगी। इसलिए इतना वाला क्षेत्र जो होगा हमारा 103 का क्षेत्र, 103 डिग्री पर, ये क्या मिलेगा, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा छाया क्षेत्र प्राप्त होगा एस तरंगों का। तो आई होप आपको पी तरंग, एस तरंगों का छाया क्षेत्र और भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर लिखें। इस तरीके से हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरी तरीके से ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब एक नया टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लेकर अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे, जिसका नाम होगा हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जी हां दोस्तों, हम महाद्वीपों का विस्थापन आपको पढ़ाने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट, लाइक, शेयर और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।